Hello everyone, my dear friends, welcome to Soul of Chemistry. This will be the third class of chemical thermodynamics. In the previous two classes, we have discussed many of the concepts and terminologies of thermodynamics, like what is system and surrounding, what are their properties like intensive and extensive properties, what are the differences between thermal and mechanical energy. In the class 2, we discussed the exact and inexactness of a differential, and we also discussed what are state functions and path functions, and we also saw that how all the state functions are exact differentials, and also we discussed what is mechanical equivalent of heat. माय डियर फ्रेंड, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वही कुछ अदर इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स का अंडरस्टैंडिंग में ज़रूरत है. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं. हम चलेंगे आज के क्लास में. पहले सिस्टम क्या क्या हो सकता है, टाइप ऑफ सिस्टम. पहले तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस करके भी क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे सिस्टम को. अगर सिस्टम में जो मटेरियल्स है वो मटेरियल्स अगर होल थ्रू आउट द सिस्टम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. मैं अगर एक वेसल में, एक पॉट में, एक वेसल में अगर मैं सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लूँगा तो ये जो पूरा का पूरा वाटर के चारों ओर पूरा का पूरा वाटर में ये सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. यानी अगर मैं इसको एक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है करके बोलता हूँ, NaCl प्लस वाटर. अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला जाए, सोडियम क्लोराइड पूरा वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम. ये वाला सिस्टम हमारे लिए बन जाएगा होमोजीनियस सिस्टम. ठीक है. अगर कोई मटेरियल पानी में डालूं जो पूरा अच्छे तरह से डिजॉल्व नहीं होता है, वो होता है हेटेरोजीनियस सिस्टम, जिसमें जो ये सिंगल फेज नहीं होता है, डिफरेंट फेजेस आ जाता है. वही अगर मैं एक सिस्टम में ऑयल एंड वाटर को रख लूँगा, ऑयल एंड वाटर अलग अलग होके रहेंगे. ऑयल एंड वाटर में एक बाउंड्री सरफेस होगा, वो दोनों डिफरेंट फेजेस हो गए, डिफरेंट लिक्विड्स. जैसे कि ये अपने आप में अच्छे तरह से मिक्स नहीं होते हैं तो वो डिफरेंट फेजेस होते हैं. तो अगर मैं एक वेसल में ऑयल एंड वाटर रखूँगा वो तो हेटेरोजीनियस सिस्टम बन जाएगा. तो सिस्टम को होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस करके भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. लेकिन इधर जो क्लासीफाई हम करेंगे वो रहेगा जनरली हम वो टर्म्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि पहले आता है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा एक वेसल है जिसके ऊपर कोई लीड नहीं है, तो अगर लीड नहीं है इसलिए क्या होगा, अगर मैं इधर हॉट वाटर रख लूँगा तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वाटर भी वेपराइज होगा. यानी जितना वाटर इधर था कुछ वाटर सराउंडिंग को रिलीज हो जाएगा. यानी जो मास इस सिस्टम का था कुछ मास घट जाएगा सिस्टम का. यानी मास इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग. एंड ऑल्सो ये जो हॉट वाटर था वो ठंड पड़ने लगेगा. ये जब कूल होता है यानी टेम्परेचर यानी हीट भी ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग को. अगर कोई सिस्टम में बोथ मास एंड एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होता है तो वो सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम. सो व्हाट हैपेंस इन ओपन सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स, बोथ मास एंड एनर्जी आर एक्सचेंज्ड विथ द सराउंडिंग, right? So next point,
नेक्स्ट सिस्टम क्या है माय डियर फ्रेंड्स? क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसे कि हमको नेम जो सजेस्ट करता है, एज द नेम सजेस्ट, ऐसा एक अच्छे तरह से सील्ड हुआ जो ग्लास वेसल है जिसके अंदर हॉट वाटर है, जिसके अंदर क्या है रे? हॉट वाटर। इधर भी हॉट वाटर था, इधर भी हॉट वाटर है, लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये एक ग्लास वेसल है, हॉट वाटर डेफिनेटली फाइनली क्या हो जाएगा? कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हॉट वाटर सराउंडिंग को हीट रिलीज कर रहा है। क्यू सिंबल हम हीट के लिए यूज करते हैं, यानी ये हीट सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये एक सील्ड वेसल है, ये सील्ड वेसल में वाटर लस नहीं हो सकता, पूरा का पूरा वाटर वही वेसल में पड़ा रहेगा, ओनली एनर्जी विल बी एक्सचेंज्ड। सो सील्ड वेसल में नो एक्सचेंज ऑफ मास टेक्स प्लेस विद द सराउंडिंग बट ओनली हीट, यानी हीट इज नथिंग बट energy is exchanged with the surrounding. If only energy is exchanged with the surrounding, but not the what? Not the mass. The system is called what will be called my dear friends? It will be called a closed system. ओके, ये बन जाता है क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, इसको समझने के बाद अब हम चलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के, और आप इसको लिख सकते हैं या फिर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे चीज़ आपको मिल जाएगा नोट्स में ज़्यादा जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा एंट्रांस के लिए भी लिखा हुआ है। अगर आप एंट्रांस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो पूरा का पूरा नोट्स लिख लेंगे, नहीं तो कुछ पर्सन को मैं थोड़ा ब्लर कर दिया हूँ, उतना ब्लैकिश वो दिखता नहीं है, वो कम ब्लैकिश पर्सन, डिमिनिश पर्सन को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जो एंट्रांसेस के लिए CUET, IIT एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो तो वो आपको लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा को पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है, सो हम चलेंगे अभी ओपन सिस्टम के बाद, ओपन क्लोज सिस्टम के बाद हम चलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड वन आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होता है, अगर मैं इधर एक इंसुलेटेड वॉल रख लूँगा, ये जो मैं बोल रहा था कि ये खाली ग्लास वेसल है, ये ग्लास वेसल नहीं हो सकता है, ग्लास वेसल, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ये ग्लास वेसल के चारों अराउंड मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंसुलेशन दे रहा हूँ ताकि कोई हीट भी बाहर नहीं जा सकेगा, यानी एनर्जी तो एक्सचेंज होगा ही नहीं। वैसे तो मास एक्सचेंज नहीं हो रहा था, इधर मास एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंसुलेटेड वॉल है। अगर कोई वेसल में पूरा का पूरा वॉल इंसुलेटेड वॉल्स हो तो वो इंसुलेटेड वॉल्स को क्रश करके एनर्जी नहीं जा सकेगा, एक्सचेंज नहीं हो सकेगा सराउंडिंग के साथ। तो इधर नीदर मास नॉर एनर्जी आर exchanged with the surroundings। ऐसे होता है तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम करके समझते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने के बाद कुछ थर्मोडायनामिकल प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो चलेंगे थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस।
thermodynamical processes। पहले आता है, पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोसेस इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स और सिंपली इन थर्मोडायनामिक्स। से एक सिस्टम जो ऐसा एक वेसल में कुछ गैस है, उसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है एंड वॉल्यूम V1 है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, ये जो पैरामीटर्स है जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, वो वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूँ। कुछ उनमें से एक दो पैरामीटर्स का वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ। यानी ये जो स्टेट में एक गैस था, व्हाट इज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, मतलब जब एक सिस्टम का जो वेरिएबल्स है T1, P1, V1, यानी T1 एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, P1 एक फिक्स्ड प्रेशर है, V1 एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। एक सिस्टम का जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम फिक्स्ड हो तभी वो सिस्टम को बोलते हैं कि वो एक स्टेट में है। इट इज प्रेजेंट एट वन स्टेट, जब इसका ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस सिस्टम का कंसिडर करें कि इस सिस्टम का मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, यानी T2, P1 एंड V1, वही गैस इसके अंदर है, बस खाली इसका टेम्परेचर चेंज हो गया है एंड प्रेशर P1, V1 है। ऐसा एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर कोई सिस्टम में जो इनिशियल स्टेट था, यानी पहले गैस जो स्टेट में था उसका वेरिएबल्स चेंज हो जाए और एक जो स्टेट आएगा उसको दूसरा स्टेट बोलते हैं और इसको हम बोल सकते हैं फाइनल स्टेट। यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को जिस पाथ से जाता है, पाथ मतलब हम हीट दे के उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, या फिर क्या करके ये टेम्परेचर बढ़ गया है, किस पाथ से, किस ऑपरेशन से ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट को सिस्टम जाता है, उसको प्रोसेस बोलते हैं। सो व्हाट इज प्रोसेस फर्स्ट? द पाथ और ऑपरेशंस, ऑपरेशन by which a system passes from the initial state to final state, वो पाथ और ऑपरेशन को कहते हैं द प्रोसेस, इज कॉल्ड द प्रोसेस। ठीक है, ओके जैसे कि ये एक एग्जाम्पल आपके लिए है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे लिए अब आएगा, इसको हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वन हम लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। अगर किसी प्रोसेस में सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता हो तो उसको हम बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी अगर हम इसका टेम्परेचर T1, P1, V1 ऐसे करके इनिशियल स्टेट है, वो जाता है वही टेम्परेचर T1, लेकिन प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, और दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या चेंज नहीं होता है? टेम्परेचर नहीं चेंज होता है। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, dt यानी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ओके, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका? माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि एट बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम बोलेंगे एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, both at boiling point of water, I can write like this, it will be good. At boiling point of water,
liquid water at 100 degree centigrade, liquid water at 100 degree centigrade is converted to कहाँ को रे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वेपर। ठीक है, हमको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड हाँ, हमको ये भी पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड वाटर भी रह सकता है, वाटर वेपर भी रह सकता है, यानी बोथ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर आर एट सेम टेम्परेचर। से दिस इज वाटर, लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको हमको कन्वर्ट करना है वाटर वेपर एट, इसको कन्वर्ट करना है एट, हम बाद में देखेंगे। सो लिक्विड वाटर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में था उसको अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट करेंगे, क्या देंगे? हीट देंगे। ये हीट लेगा तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर भी हम देखेंगे ये जो वेपर होगा उसका टेम्परेचर वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हीट ले रहा है फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मतलब वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये जो प्रोसेस क्या है, वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट द बॉइलिंग पॉइंट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। डिड यू गेट मी? सो अभी क्या करेंगे बाबा, ये था हमारे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस जिसके लिए dt चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 एंड इसका एग्जाम्पल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम चलेंगे कहाँ रे, आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक इंसुलेटेड वेसल में अगर कोई रिएक्शन हो तो वो रिएक्शन के अंदर जो हीट जनरेट होता है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता है। बस अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है, हीट एक्सचेंज ऑफ Q, यानी Q इज नथिंग बट हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इंसुलेटेड वॉल्स है। ठीक है, अगर इंसुलेटेड वॉल्स के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा हो तो वो रिएक्शन से जनरेट होने वाला जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता है सराउंडिंग के साथ। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ द सराउंडिंग। ठीक है, यानी किस पैरामीटर जीरो होगा, dq इज इक्वल टू 0, चेंज इन हीट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें एक बात मैं अब से ही आपको नोट कर लेना चाहूँगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में सराउंडिंग से हीट सिस्टम को नहीं जाता है, सिस्टम से हीट सराउंडिंग को नहीं आता है, फिर भी एडियाबैटिक प्रोसेस में काम होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन क्या है हम आगे जाके भी अच्छे तरह से उसको डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे वो काम करेगा, जैसे कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भी काम कर लूँगा ना, क्योंकि मेरे अंदर जो एटीपी है, मेरे सेल्स में जो एटीपी है वो एनर्जी का स्टोरेज होता है। अगर मैं ना खाऊं तो भी वो जो स्टोर्ड एनर्जी है इसको यूज़ करके मैं काम कर लूँगा। ठीक उसी तरह एक सिस्टम अगर इसको बाहर से हीट नहीं दिया जाएगा फिर भी वो कैसे काम करेगा, उसका अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी को यूज करके काम कर लेगा।
So in adiabatic process, a system, how does it work? A system uses its internal energy to perform work, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, अब ये जाता है हमारे लिए adiabatic प्रोसेस। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ रे? आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें बार रिलेटेड टू व्हाट? प्रेशर। आइसो मीन्स सेम, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, लाइक T1 P1 V1 से होगा T2 वही P1 V2, यानी क्या चेंज नहीं होता है? प्रेशर नहीं चेंज होता है। जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है इसको हम बोलते हैं क्या रे? आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। अगर बॉइलिंग पॉइंट में वाटर को हीट करेंगे उसका प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, यानी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? पहले इसको समझना है। बॉइलिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure, at which vapor pressure is equal to atmospheric pressure। My dear friends, क्या होता है इधर कि बॉइलिंग पॉइंट कब आता है? एक लिक्विड को हम हीट देते चलेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना वेपर वो क्रिएट करेगा, जितना वेपर क्रिएट होगा उतना वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सेम हो जाता है, जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ समान हो जाता है, इसको ही हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रीच होता है, जब हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मिल जाता है, अगर उस बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर पे वाटर को हीट करेंगे तो क्योंकि हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, उधर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा। यानी जो प्रेशर ऑफ द वेपर है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सेम ही रहता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के पास अगर वाटर को हीट करते हैं तो इसका प्रेशर चेंज नहीं होता है, तो इसको हम आइसोबारिक प्रेशर प्रोसेस कह सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया तो कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो पैरामीटर है वो चेंज नहीं होता है, तो उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? कोरिक मीन्स रिलेटेड टू वॉल्यूम and iso related to same, the process in which there is no change in volume, यानी dV is equal to 0 is called isochoric process, ठीक है। अगर कोई रिजिड वेसल में, एक रिजिड जो चेंज नहीं हो सकता है, हम कंसिडर करते हैं एक आयरन वेसल है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, रिजिड कंटेनर, reaction taking place in a rigid container is said to be an isochoric process. Yes, because it's a rigid container, there will be no change in the volume during the process. That's why it's an isochoric process. इसके अलावा दो अदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है जिसको भी थोड़ा हम इधर डिस्कशन करेंगे और थोड़ा जब उसका वर्क डन डिस्कशन करेंगे तब डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक प्रोसेस आता है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको थोड़ा सा इधर डिस्कशन कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है आप इधर देख सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहले हम ये रिवर्सिबल वाला डिस्कशन कर लेते हैं। इसका ना, इसको समझने के लिए एक डायग्राम का ज़रूरत होगा। आप सोचिए कि ये एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर में कुछ गैस कंटेन हुआ है, ये गैस मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो पिस्टन है ऊपर नीचे आ सकता है। इधर जो एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो गैस प्रेशर डालता है ये हम लिख सकते हैं पी गैस। क्या लिख सकते हैं? पी गैस, यानी प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, यानी हम बोल सकते हैं और क्लियर करके इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ये है इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर सेम होता है विथ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस अगर हम ऐसे लिखेंगे, P इंटरनल माइनस DP इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस एंड एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये DP वेरी स्मॉल इनफाइनाइटिसिमल प्रेशर, इतना छोटा डिफरेंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में कि क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा है, यानी इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से जस्ट दैट मीन्स ग्रेटर है। इसीलिए जब ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, क्या अगर ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन अगर थोड़ा ऊपर चला जाएगा तब वॉल्यूम बढ़ जाने के कारण ये प्रेशर जो थोड़ा सा बड़ा था इंटरनल प्रेशर, ये फिर ये क्या हो जाएगा, ऑन स्लाइट एक्सपांसन ऑफ गैस। कैसे एक्सपांसन करेंगे? अगर पिस्टन को ऊपर ले लेंगे थोड़ा, ऑन स्लाइट एक्सपांसन ऑफ गैस इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इसीलिए कि इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर में काफ़ी सारा चेंज या डिफरेंस नहीं है। जैसे जिस प्रोसेस में एक सिस्टम इसका स्टेट वेरी स्लोली चेंज करता है ईच कंजिक्यूटिव स्टेट में, यानी से ये जो गैस इनिशियल वॉल्यूम इसका V1 था, इसको किधर जाना है माय डियर फ्रेंड्स? इसको फाइनल वॉल्यूम V2 को लेना है, V1 से V2 को लेना है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, जिसमें वॉल्यूम का ऐसे चेंज होना है। लेकिन ये वॉल्यूम चेंज अगर वेरी स्लो हो, जब इंटरनल प्रेशर थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो तो ये थोड़ा एक्सपांड करेगा और फिर थोड़ा एक्सपांड करेगा और फिर थोड़ा एक्सपांड करेगा, ऐसा एक्सपांड कर करके फाइनली V2 के पास पहुंचेगा। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा एक्सपांड करता है, पहले जो एक्सटर्नल प्रेशर से इंटरनल प्रेशर थोड़ा बड़ा था, ऑन स्लाइट एक्सपांशन ये दोनों फिर समान हो जाता है, समान हो जाते हैं। फिर इधर पहुंच के फिर क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रेशर कुछ कॉज के लिए फिर एक्सटर्नल प्रेशर से और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक्सपांड करेगा, फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर सेम हो जाएंगे, फिर पी इंटरनल दैट मीन्स इंटरनल प्रेशर थोड़ा बड़ा हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर से, फिर एक्सपांड होगा। ये प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, जिसमें ईच कंजिक्यूटिव स्टेप में, ये तो कुछ स्टेप में जाता है ना, फाइनल स्टेप को एक ही बार नहीं जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, लेकिन इनिशियल स्टेट पे फड़ांग फाइनल स्टेट पहुंच जाता है। उसमें ईच कंजिक्यूटिव स्टेप के बात नहीं आता है, एक ही स्टेप में द गैस फ्रॉम इंटरनल प्रेशर से फाइनल प्रेशर पहुंच जाता है। लेकिन इधर बहुत सारे फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स मिलके फाइनल स्टेप में पहुंचता है। ईच कंजिक्यूटिव स्टेप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्रेशर में, और रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी स्लो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली, takes place very slowly
and takes place very slowly, so that we can write in this way, takes place very slowly so that it can revert back. ये इतना छोटा प्रेशर ये है, कुछ भी काज के लिए अगर ये प्रेशर घट जाएगा तो ये इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर सेम हो जाएंगे। यानी अगर इधर एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो ये पी इंटरनल एंड पी एक्सटर्नल सेम हो जाएंगे। इतना छोटा डिफरेंस होता है दो कंसेक्यूटिव स्टेप में कि हम कंसीडर कर सकते हैं वो जो फर्स्ट स्टेप में थोड़ा एक्सपांशन हुआ था ये फिर इधर भी आ सकता है, इसलिए रिवर्सिबल गया था। आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि दो कंसेक्यूटिव स्टेप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसको समझना है। सो takes place very slowly so that it can revert back, to its previous state, ठीक है। ये प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसका पूरा डेफिनेशन आपको नोट से देखना है एंड इसको सीखना है। कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है, प्लेस भी नहीं है, ठीक है। ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के बाद। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन भी एसी स्टेटमेंट एंड एसी कंसिडरेशन से हम आगे बढ़ाएंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना है आपको। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, ये था रिवर्सिबल प्रोसेस जो वेरी स्लोली होता है एंड टेक्स प्लेस वेरी स्लोली इन ए finite number of steps, okay, so that and then, ठीक है, ओके। कुछ स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फाइनल स्टेप, ऐसा करके वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट आता है। ये होता है ये जो एक्सपांशन हो रहा है स्लोली, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अभी हम चलेंगे द लास्ट थिंग, दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को आप समझ गए, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ये फाइनल वॉल्यूम जो V2 को जाएगा ना, ये V1 से V2 इन वन स्टेप ही चेंज हो जाता है। इधर इंटरनल प्रेशर इज वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर होता है। एक इतना ज़्यादा प्रेशर इधर होता है कि ये बाहर से जो प्रेशर पड़ता है वो एक्सटर्नल प्रेशर, या अंदर से जो प्रेशर पड़ता है वो इंटरनल प्रेशर। ये इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से इतना ज़्यादा है, एक स्टेप में ही गैस फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है, फाइनल वॉल्यूम में पहुंच जाता है। ऐसा इरिवर्सिबल प्रोसेस में टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप and the final state can't be reverted। ये रिवर्ट होके इनिशियल स्टेट में आ नहीं सकता, इसीलिए इरिवर्सिबल स्टेप बोलते हैं। जिधर प्रेशर का ये जिस प्रकार का एक्सपांशन हम बोल रहे हैं, जिधर इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत ज़्यादा हो, तो एक ही बार में बहुत सारा एक्सपांशन होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सपांशन नहीं होता है, एक ही बार बहुत बड़ा एक्सपांशन होता है। तो फाइनली जो है माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर सेम हो जाते हैं फाइनल स्टेप में, क्योंकि ये एक्सपांशन हो रहा है, पी इंटरनल कम होता जाएगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर सेम हो जाएंगे तब और ज़्यादा एक्सपांशन नहीं होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एनीवे वी विल डिस्कस दैट लेटर। तो ये था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बाद। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप you got me clearly. If in case you have any doubt, you can ask me in the group. Thank you so much. Bye bye.